हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 15 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे अ स्टोरी फॉर क्वाड्रिलेटरल जो लीडर्स हैं उनकी अभी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का एक आउटकम जो है वो ये कि अभी ये कोई मिलिट्री अलायंस या कोई इस तरीके से डिफेंस अलायंस ही बन के नहीं रह गया है। क्लाइमेट चेंज जैसे न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ पर भी इन कंट्रीज़ के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है जो कि इस ग्रुप को और ज़्यादा रेलेवेंट और लॉन्ग टर्म टारगेट्स अवेल कराता है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। साथ में चाइना के लिए भी एक तरीके से एक सजेशन है कि वो इसको एशियन नेटो ना समझ करके, क्योंकि नेटो कब स्टैब्लिश हुआ था जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उसको काउंटर करने के लिए जो नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो स्टैब्लिश किया था, उसी तरीके से चाइना भी क्वाड को कंसीडर कर रहा था। तो एक तो ये चीज़ बताई जा रही है कि चाइना को इस चीज़ से थोड़ा हटना चाहिए और आगे कंस्ट्रक्टिव मैनर में एंगेज करना चाहिए इन चारों कंट्रीज़ के साथ में। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे ये वाला डिस्कस करेंगे जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। महाराष्ट्र में जो मराठास को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 11 जजेस की बेंच स्टैब्लिश की जाएगी और वो रिव्यू करेगी कि रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है अभी इंडिया में उसमें और क्या किया जा सकता है बेटरमेंट के लिए। देखेंगे इस आर्टिकल को जिसमें हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो शुरू कब से होता है। तो दो आर्टिकल ये हो गए। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रीचिंग आउट टू फार्मर्स। जो उड़ीसा में कालिया स्कीम चल रही है जिसमें डायरेक्ट एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है जिसमें सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पैसे बजाय कि सब्सिडीज़ के फार्मर्स के अकाउंट में। तो उसके बोलो बहुत फ़ायदे हैं, उन्हीं से हम लाइसेंस भी ले सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने से रिलेटेड देखेंगे। ये पॉलिटिक्स असम की डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 आर्टिकल्स यहाँ से, और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाला जो हमने आर्टिकल प्रीवियसली देखा उसी में हम कंटिन्यू करेंगे कि इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है फार्मर्स को। इस आर्टिकल में से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकालेंगे। ये वाला आर्टिकल आप खुद पढ़ोगे जिसमें अफ़गानिस्तान में इंडिया को बुलाया गया है कि अब आप भी बातचीत में आओ और इंगेज करो अफ़गानिस्तान के साथ में। ये हमने पहले देख लिया मुद्दा, बट यहाँ पर राइटर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखो अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका मतलब इंडिया को इसलिए बुलाना चाह रहा है कि अब जो भी मतलब वहाँ से विड्रॉ करेगा अमेरिका अपने ट्रूप्स को, तो उसके बाद में तालिबान टेक ओवर करेगा वहाँ पे। तो तालिबान के साथ में इस मैस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ की तरफ वो देख रहा है। तो अमेरिका की चाल भी हो सकती है, तो इंडिया को सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये बताई जा रही है बात। आप ये आर्टिकल ज़रूर देखोगे, इसमें बहुत अच्छी डिटेल्स दी हुई है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की, अमेरिका ने क्या किया है पास्ट टाइम पे, और ये आर्टिकल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 4 आर्टिकल से देखते हैं एक डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है स्टोरी फॉर क्वाड। ठीक है, अभी फोरम जो है वो वाइडनिंग होता जा रहा है। क्वाड में मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं, अब तो और भी ज़्यादा प्रोविजंस पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि पब्लिक गुड्स। ठीक है, और उसमें जो मेन फोकस है वो रीजन कौन सा है, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के पूरे बीच का जो एरिया है सारा आ जाता है इसमें। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं जिनमें 4 मेन हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। इन्होंने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अब पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट भी दे दिया है क्वाड को, क्योंकि अब ये कोई मिलिट्री सिक्योरिटी ग्रुप ही नहीं रह गया है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसमें बहुत अच्छे आउटकम मिले हैं। देखो पहली बार क्वाड की तरफ कदम बढ़ाए गए थे 2007 में। उस टाइम पे चाइना ने ये कहा था, बोले कि ये जो क्वाड है ये एशियन नेटो है। जैसे कि क्वाड नेटो ने जो काम किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, बोलो वही काम करेगा और एक न्यू कोल्ड वॉर को शुरू कर देगा ये जो क्वाड की स्टैब्लिशमेंट है वो। और साथ में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है इंडिया के द्वारा और जापान के द्वारा, तो उसमें यूएसए, इंडिया, जापान की नेवी तो पार्टिसिपेट करती थी, बट 2020 का जो एडिशन था उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट कर लिया गया था। तो ऐसे में मिलिट्री फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट देखा जा रहा था इस पूरे मतलब स्क्वाड से रिलेटेड जो भी मुद्दे आ रहे थे उनमें। ठीक है, तो इसकी चलते क्या हो गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा अनईज भी महसूस करने शुरू कर दी थी अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली चाइना ने। ठीक है, देखो 4 नेशंस
साथ में आते हैं और डिजिटली कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक मिलिट्री अलायंस जो था उसको एक एंटी चाइना कोएलिशन ना बना करके उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन दिया गया। कहने का मतलब कि लाइक माइंडेड पार्टनर्स चारों के चारों साथ में आए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो साथ में आए, एक कॉमन विजन पे काम करने की बात की, और एक इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड में या इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो है वो आती रहे। इससे क्या होगा, रीजन और वर्ल्ड ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, साथ में पेंडेमिक ने जो भी मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर किया है इन सभी कंट्रीज़ को, तो इसमें क्वाड नेशंस ने अपनी तरफ से एक वर्किंग ग्रुप भी इस्टेब्लिश किया है वैक्सीन डेवलप करने के लिए, जहां पर अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जापान का फाइनेंस रहेगा, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी और ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी रहेगी। तो ऐसे करके चारों कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आप देखोगे कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप होगी और उसकी भी बिलियन डोसेस तैयार की जाएगी, और वो डोजेस जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में अलग अलग कंट्रीज़ में दे दी जाएगी। इससे क्या होगा कि एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट हो गया, एक न्यू नैरेटिव क्रिएट हो गया कोऑपरेशन का। ठीक है, समिट जो चल रही थी, ये जो पूरी बातचीत हुई थी, इसमें वैक्सीन पार्टनरशिप जो हमने देखी वो तो काबिले तारीफ है ही। इसके अलावा जो इन पर्सन मीटिंग जो पहले हुआ करती थी वो मीटिंग भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि अभी तक क्वेड को बातचीत तो 2007 से शुरू हो गई, 2017 में फिर रिवाइवल होता है, बट अभी तक भी लीडर्स बातचीत मतलब एक दूसरे के सामने नहीं आए थे। अभी पिछले साल की ही बात है जब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की एंगेजमेंट हुई थी, सॉरी 2021 शुरुआत की बात है, और अभी की करंट बात की जाए तो ये पहली बार है कि जो लीडर्स हैं कंट्रीज़ के वो एंगेज कर गए, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। देखो, 2 अदर वर्किंग ग्रुप्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें एक तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और एक होगा क्लाइमेट चेंज और एक वैक्सीन वाला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी। 12 मार्च को मीटिंग हुई थी, 13 मार्च मतलब आप देखो सैटरडे को जो वीडियो आया था उसमें हमने डिटेल देखा था शाम वाले में। ओके, देखो ये ब्रॉड बेस्ड प्रैक्टिकल एजेंडा जब लेकर के आ गए ना कि हाँ वाकई में केवल मिलिट्री ही नहीं, हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी काम करना है, हमें ये कोविड-19 जैसी महामारियां हैं इनसे भी लड़ना है, तो इसमें क्या है, चाइना का जो नैरेटिव है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाइल्यूट हो जाता है कि ये एशियन नेटो है। तो चाइनीज़ लीडर्स को इस चीज़ पर ध्यान भी देना पड़ेगा कि भाई ये एशियन नेटो नहीं है, यहाँ पर तो ये कुछ और ही चाहते हैं, यहाँ पर एक बैलेंस चाहते हैं। जो भी एग्रेशन चाइना दिखाना चाह रहा है तो बोलो वो एग्रेशन तो एक्सेप्टेबल है नहीं, बाकी ये चारों मिलकर के एग्रेशन को कंट्रोल भी चाहते हैं, एक बैलेंस भी चाहते हैं और साथ में ग्रोथ भी चाहते हैं रीजन की। तो ये चीज़ चाइना को अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी और बहुत आगे, मतलब क्वेड की जो क्रेडिबिलिटी नई बन चुकी है ना, ये एक अलग ही माहौल बना देगी। देखो वैक्सीन अगर डेवलप हो जाता है और मान लो आसियान कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे ये वैक्सीन जो है सस्ते में अवेलेबल करा देंगे चारों कंट्रीज़ मिलकर के, तो आसियान कंट्रीज़ के दिमाग में क्या आएगा कि क्वेड अच्छा ग्रुप है। ठीक है, अब केवल मिलिट्री अलायंस को लेकर के देखिए तो वो कहीं ना कहीं डरेंगे कि भाई नहीं, क्या पता आने वाले टाइम पे अमेरिका अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने लग जाए, इंडिया अपनी दादागिरी लगानी शुरू कर दे, ऑस्ट्रेलिया जापान अपने हिसाब से हमें चलाने की शुरू कर दे। बट यहाँ पर जो वैक्सीन डिप्लोमेसी रहेगी इन चारों कंट्रीज़ के मिलकर के, वो कहीं ना कहीं नया एक पैटर्न बना चुकी है। ठीक है, तो चाइना को ज़रूरत क्या है कि अपनी जो एक डबल स्टैंडर्ड्स जो चला रखे हैं ना, एक तो कंडेमनेशन कि हाँ निंदा करते रहना लगातार इनकी, जो भी ये 4 कंट्रीज हैं उनकी, और दूसरी कॉन्डिसेंशन। कॉन्डिसेंशन का मतलब होता है एक तरीके से कि वो नम्रता के साथ में भी बिहेव करता है इनके साथ में, मतलब एक तरफ तो वो करता है निंदा इन सभी चारों कंट्रीज़ की और एक तरफ उनके साथ में बहुत ही वाइज मैनर में एंगेज करता है। तो अभी चाइना को अपनी जो बैलेंस, ये जो बना रखा है ना डबल स्टैंडर्ड, इसको थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिव, पीसफुल और म्यूचुअल बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेज करने की ज़रूरत है चाइना को इन सभी के साथ में, और इन चारों कंट्रीज़ के साथ में एंगेज करने का रिजल्ट ही है कि आज चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी या फिर मिलिट्री पावर के तौर पर उभर के निकला है। तो चाइना को इस चीज़ को ज़रूर एक तरीके से एडमिट करने की ज़रूरत है। और ये जो करंट एग्रेशन दिखा रहा है ना ईस्टर्न लद्दाख में, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में, तो वहाँ पर उसको अपनी खुद की एक कहते हैं ना कि एम्बिशंस हैं, उनको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन लाने की ज़रूरत है एशियन नेबर्स के साथ में भी और यूएसए के साथ में भी। ठीक है, अगर चाइना लगातार यही करता रहा और टारगेट ये रखे कि भाई मैं मेरी खुद की हेजेमनी, मेरी खुद की अकेले की पूरी दादागिरी चलाऊं, तो उस केस में देखो क्वेड फिर बाद में मतलब बैलेंस ऑफ पावर के लिए फिर बाद में अपनी मिलिट्री पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, उसको फिर इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो चाइना को ये सेंसिटिविटी और मुद्दे को भी समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में क्वेड चाहता क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कमिंग फुल स्पाइरल। आर्टिकल लिखा है सतीश देशपांडे ने। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर से रिव्यू करना चाह रहा है एक बार कि जो 50% का जो इंदिरा साहनी केस हुआ था या मंडल केस जिसको बोलते हैं 1992 का, उस केस में 50% की कैपिंग लगा दी थी रिजर्वेशन पे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अभी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें से एक तो मुद्दा है महाराष्ट्र में मराठास के लिए जो रिजर्वेशन है। ऐसे ही आप देखो एक आंध्र प्रदेश का केस भी है, ऐसे ही हरियाणा के जाटों का केस भी है, ऐसे ही गुजरात के पाटीदारों का भी केस है, और अलग अलग रीजन में जहां पर वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो अपर लिमिट है 50% वाली रिजर्वेशन को, तो उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि कैसे ये 50% पे फिक्सिंग आती है और ये रिजर्वेशन कैसे शुरू होता है। बोला आज 2021 चल रहा है, हम 100 साल पहले से शुरू करते हैं जहां से इसकी नींव लगती है। सितंबर 1921 की बात है जब कम्युनल गो करके एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, ठीक है, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस टाइम पे मद्रास हुआ करता था, जो आज के ये जो तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश का थोड़ा रीजन, आज थोड़ा बहुत कर्नाटका वाला रीजन, ये मिला करके, ये सारा मिला करके होता था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो उस टाइम पे कम्युनल गो करके एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस टाइम पे वहाँ पे सरकार किसकी थी? जस्टिस पार्टी की थी, ठीक है ना। और कम्युनल गो में क्या था कि एक नया पावर शेयरिंग सिस्टम आ गया, और उस नए पावर शेयरिंग सिस्टम में क्या था कि कैसे भी करके जो ब्राह्मण्स हैं उनकी डोमिनेंस को काउंटर किया जाए। ब्राह्मण्स की जो नियर मोनोपोली थी, लगभग मोनोपोली थी, खुद की ही बात चलती थी, उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा थी उनकी। तो बोला क्यों ना जो पब्लिक अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो सरकार जो जॉब देती है, बोला उसमें एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, नींव लगा दी रिजर्वेशन की। और रिजर्वेशन भी किस बेसिस पे? पॉलिटिक्स के बेसिस पे। साथ में जो कैटेगरीज थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो भी सीटें या जो भी वैकेंसी हुआ करती थी उनको डिवाइड कर दिया 6 कम्युनिटीज़ में, जिसमें ब्राह्मण्स हो गए, नॉन ब्राह्मण्स, हिंदू हो गए, मोमडन्स हो गए, हिंदू क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, और बची हुई जो कैटेगरीज थी। इस तरीके से टोटल 6 मेन कैटेगरीज हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन था ना, ये जो डिवीज़न था, ये कहीं ना कहीं रिलीजन, रेस और कास्ट, इन 3 चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 चीज़ें, रिलीजन, रेस और कास्ट, तीनों चीज़ों पे ये दिमाग लगा रहा था, इसी के बेसिस पे ये चल रहा था। बट यहाँ पर राइटर जो हैं वो अब थोड़ा और क्लियर करना चाह रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और ये जो जो डिसीजन था ये पॉलिटिकल नेचर का था एक तरीके से, जहाँ पर पावर शेयरिंग की बात की गई थी। बट एक ऑब्जेक्टिव जो था यहाँ का वो क्या था? बोला अपॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं था, कि बोले कि यहाँ पर जो लोग भी डिसएडवांटेज्ड थे उन लोगों को, या फिर जिन लोगों के हाथ में जो भी आज उस टाइम पावर्स थी, जैसे ब्राह्मण्स को यहाँ पे बताया गया है, तो उनकी पावर को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए ये एक काम किया गया था, ठीक है। तो अगले ही दशक की बात करें, 1931 से 1940 तक का टाइम, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से कम्युनल अवार्ड जो जारी किया था, जिसमें एक नई ही क्लास आ जाती है जिसको डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता है, और उस डिप्रेस्ड क्लास को फिर बाद में आज हम किस नाम से जानते हैं, जो दलित कास्ट है, जिसमें आदिवासी कम्युनिटी ये सब आ जाते हैं। तो उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी थी, जैसे कि 1909 में जो मॉडले मिंटो एक्ट जो आया था, ठीक है, उसके बेसिस पे जो मुसलमानों को या मोमडन्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी। बोला उसी के ध्यान में रखते हुए, वही था ना डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट उनका, तो ये था अंग्रेजों का। तो एक डिप्रेस्ड क्लास की कैटेगरी और निकाल दी। बोले कि किस तरीके से कांग्रेस को वीक किया जा सकता है, कि कांग्रेस उस टाइम पे ऑल इंडिया मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, बट कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि दलित आदिवासी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स को लगातार बनाए जा रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कास्ट हिंदू बेस पे सेग्रीगेट होने लग गई। तब जाकर के फिर महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में, हमें पता है, फास्ट अनटू डेथ रखा था, और सितंबर 1932 में फिर बाद में महात्मा गांधी के साथ में जो भीमराव अंबेडकर और दूसरे जो दलित लीडर्स थे उनके साथ में एंगेजमेंट होती है, और फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है? पूना पैक्ट, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट गो था उससे लेकर के अब ये रिजर्वेशन का जन्म हो जाता है इंडिया में, जिसमें कास्ट बेसिस पे अब रिजर्वेशन की बात होनी शुरू हो गई।
अब जैसे ही ये पूना पैक्ट साइन होता है तो ये एक तरीके का वन साइडेड पैक्ट था, जिसमें गांधी और कांग्रेस दोनों ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टेंस जो चलती आ रही थी ना, एक तो कास्ट हिंदू और दूसरा इंडिया, इन दोनों के बीच में, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस उस टाइम पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, बट जो अमली जामा पहनाया जा रहा था, एक तरीके का ओपिनियन हो रहा था क्रिएट कि भाई ये तो कास्ट हिंदू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये गैप कहीं ना कहीं ख़त्म होता है जब ये पूना पैक्ट साइन हो जाता है। और पूना पैक्ट का रिजल्ट जो होता है रिजर्वेशन वाला, वो कहाँ पर दिखाई देता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, और वहाँ पर फिर जो शेड्यूल्ड टर्म है वो नाम आनी शुरू हो जाती है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, SC/ST एक्रोनिम्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं फिर 1935 एक्ट के बाद में। फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो स्टैब्लिश होती है हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो एक प्रोटो पार्लियामेंट थी, मतलब पार्लियामेंट से पहले की स्टेज थी, जिसमें हमने एक पार्टीशन का जो पूरा दर्द था वो भी महसूस किया था कि एक रिलीजन के नाम पर किस तरीके से आइडियोलॉजिकल लाइन के ऊपर एक बड़ा देश जो है वो डिवाइड हो सकता है, और लोग जो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। तो उस चीज़ के चलते क्या हो गया था, डिवीज़न हमने देखा। तो उसी डिवीज़न को ध्यान में रखते हुए तो कम से कम ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला प्रोविज़न था, कम्युनलिज्म का जो इशू था, वो कहीं ना कहीं कास्ट पर उसका इन्फ्लुएंस ना आ जाए, नहीं तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो सकता था, मतलब और भी बहुत ज़्यादा टुकड़े हो सकते थे। ये चीज़ जो थी वो मेन हो गई थी। देखो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, 16, 17 क्या कहते हैं, कैसे भी करके डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आ गया था जनवरी 26, 1950 को, ठीक है, तब ये चीज़ें फाइनलाइज हो गई। बट आप देखोगे जब रिजर्वेशन की बात की गई थी, कौन सी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और वो भी 1935 के एक्ट के बाद में, ठीक है, और रिजर्वेशन देने की बात कर दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई जाती है कि भाई आप आर्टिकल 15, 16, 17 के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाह रहे हो, और दूसरा आप यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये तो बोले डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पर जो मेन बात थी, यहाँ से शुरू होती है कोर्ट की पूरी एक लाइन, एक सीक्वेंस हम देखेंगे आगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो रिजर्वेशन का पॉइंट था, इसमें बैकवर्डनेस एक नई टर्म ऐड होने लग गई थी कि कौन सी कम्युनिटी या कौन सी सोसाइटी का कौन सा सेक्शन जो अभी भी बैकवर्ड है, अभी भी अपने आप को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाया है। तो ये भी एक नैरेटिव नया निकल के आ गया था। अब मद्रास हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है आर्टिकल 15 को लेकर के, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा, बोले कास्ट बेस्ड पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बोले ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। फिर ये मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रोटेक्टिव क्लॉज हैं रिजर्वेशन वाले। अब इस बात को लेकर के फिर बाद में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 में, और रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिलनी शुरू हो जाती है फिर रिजर्वेशन को और एक्सप्लिसिटली। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन को सीमेंट कर चुका था, मतलब एक बेस दे चुका था कि वो जो रिजर्वेशन है ना, वो कहीं ना कहीं एक छूट है। अब देखो आप यहाँ पे कि जो भी सिलेक्शन हो गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, बोला मेरिट बेस्ड होना चाहिए। और दूसरा आपने यहाँ पे एक डाइकोटॉमी क्रिएट कर दी कि नहीं कि मेरिट बेस्ड लोगे या फिर रिजर्वेशन बेस्ड लोगे। तो रिजर्वेशन को बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि ये एक अफर्मेटिव प्रोटेक्शन है। कहने का मतलब कि हमारी सोसाइटी में जो प्रीवियसली डिस्क्रिमिनेशंस का सामना किया हुआ है जिन भी सोसाइटी के सेक्शंस के द्वारा, उनको एक प्रोटेक्शन देनी है। और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दैट मीन्स जहाँ पर मेरिट आएगी वहाँ पर एक तरीके से रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो है वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। और आज भी ये चीज़ कंटिन्यू चलती गई। इसके बाद में हमें पता है 1990 में जब वीपी सिंह सरकार आती है तो ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया जाता है। और अभी करंट 102वें अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे 2019 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन दे दिया। तो ये पूरी एक लाइन चलती आ रही है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कम्युनल गो से, ठीक है, जो कि सेंचुरीज अगो, एक सेंचुरी अगो मतलब 1921 में शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद में आज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए भी 50 साल से ज़्यादा हो गया है, जहाँ पर कास्ट को एक एक्सेप्शन, एक छूट मान करके और फिर बाद में रिजर्वेशन दिया गया। तो अभी बहुत बड़ा मुद्दा चलता रहता है हमेशा कि रिजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरिट।
तो सबसे जो बैलेंस बनाने वाली बात होती है वो ये कि देखो इक्वल्स के बीच में इक्वालिटी चेक करो। मतलब मान लो ए बी सी डी ये 4 लोग हैं, ये ए और बी जो है वो रूरल कम्युनिटी से या कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि दोनों के लिए सेम है। सी और डी दोनों के बीच में, अब आप बी और सी को कंपेयर मत करो, आप सी और डी को ही कंपेयर करो। हाँ, अगर आपको बी और सी को कंपेयर करना है और मान लो ए बी वाली जो सोसाइटी थी वो अपर क्लास है या अपर कास्ट है, सिमिलरली सी और डी है वो लोअर कास्ट है, तो आप इस सी और डी को पहले अपलिफ्ट करो, फिर उसके बाद में बी और सी को कंपेयर कर सकते हो आप। कहने का मतलब रिजर्वेशन की ज़रूरत जो थी वो अपलिफ्टमेंट के लिए थी। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं जिनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है और जिन पर ही काम करेगी अभी सुप्रीम कोर्ट। एक तो ये कि नेचुरल रिसोर्सेज पे किस तरीके से डिवीज़न होना चाहिए, किसको कितना हक मिलना चाहिए, ठीक है, शेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, जैसे कि बैंक से लोन लेना, और दूसरी तरफ रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर रिसोर्सेज की क्लेम की बात आती है, डिवीज़न की बात आती है, तो एनपीए भी बनता है, तो कहीं ना कहीं एक्सचेकर पे ही तो लोड आता है ना, गवर्नमेंट पे ही तो लोड आता है, तो बोले इस पर ये भी एक अपने आप में अच्छा खासा मुद्दा है। इसके अलावा जो टेकन फॉर ग्रांटेड जो मुद्दे हैं जैसे कि रिजर्वेशन, इस पर तो हमें री एग्जामाइन करने की बात आ गई कि हाँ सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू करेगा इसको। बट आप दूसरे जो मुद्दे हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स को देना या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो फ़ी बहुत ज़्यादा लगती है, उन मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राइटर यहाँ पे लास्ट में एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो हम आशा कर सकते हैं बजाय कि डिनाई करने के, तो डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन तो प्रॉपरली होनी ही चाहिए जिससे कि एक प्रॉपर आउटकम निकले टाइम के हिसाब से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रीचिंग आउट टू फार्मर्स। आर्टिकल लिखा है वराद पांडे के द्वारा और शिल्पा कुमार के द्वारा। देखो रिसेंटली फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है वो एक चीज़ को तो हाईलाइट कर रहा है कि फार्मर्स की डिस्ट्रेस है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और आज इस पे पब्लिक कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ध्यान दे रहे हैं लोग इन मुद्दों पर। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बता रही हैं कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही है उसको हम कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट में, जिससे कि जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है उसको सीधा उसके अकाउंट में पैसा दिया जा सके और वो अपने हिसाब से पैसे को यूज़ कर पाए। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारे पास में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि तेलंगाना का रायतू बंधु, उड़ीसा का कालिया स्कीम। ये क्या है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें लर्निंग लेनी चाहिए। और साथ में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, किसान सम्मान योजना शुरू की गई थी, उस योजना को भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे शुरू किया गया था कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाए। तो उड़ीसा की कालिया स्कीम है ना, उसको यहाँ पर पहले डिकोड कर रही हैं और फिर बाद में ये दोनों राइटर मिलके और फिर बाद में अच्छे सजेशंस दे रहे हैं। तो कालिया स्कीम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि कैसे करके डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज आप देखो कि फर्स्ट फेज़ में उड़ीसा गवर्नमेंट ने लगभग 2500 करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के तौर पे 51 लाख फार्मर्स को दिए हैं उड़ीसा में, ठीक है ना। तो इसमें टोटल ओवरऑल फर्स्ट फेज चला था 4 मंथ का। तो उड़ीसा की जो एक पॉलिसी थी ना काम करने की, वो थी यूनिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड एक्सक्लूजन। लिख लो आप इसको, यूनिफिकेशन, वेरिफिकेशन, एक्सक्लूजन। अब यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी गवर्नमेंट के पास में डेटा अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, उन सारे डेटाज को एक साथ लेकर के आओ, यूनिफाई करो, ठीक है। ग्रीन फॉर्म, दैट मीन्स जो भी डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड जो डेटाबेस है, उन सबको इकट्ठा करो। ये तो हो गया यूनिफिकेशन। फिर उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद में उड़ीसा गवर्नमेंट ने कितना किया, डेटा इतना काम करनी है, लगभग 1.2 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था, वेरिफिकेशन। ये चेक करना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो डेटा अवेलेबल है या अदर डेटाबेस है, साथ में आधार का यूज़ करके डी डुप्लीकेशन की एक बेनिफिशियरी का नाम कहीं 2 बार तो नहीं आ गया, 3 बार तो नहीं आ गया, वो चीज़ वेरीफाई करना। अकाउंट नंबर प्रॉपर वे में उस डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना। तो ऐसे करके क्या हो गया, वेरिफिकेशन। अब वेरीफाई कर लिया तो अब आप करो एक्सक्लूड। किनको, जो भी इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, जिनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो खेती करता है या उसके परिवार में खेती होती है, या कोई टैक्स पेयर है तो उसको एक्सक्लूड करो, या फिर कोई बड़ा फार्मर है, लार्ज फार्मर है जिसकी खेती बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा एरिया उसके पास में, तो ऐसों को फिर आप एक्सक्लूड करना शुरू करो। तो ऐसे करके ये 3 pronged स्ट्रेटेजी
उड़ीसा ने फॉलो की। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और नॉन फार्म डेटाबेस को यूज़ करना, ये अपने आप में दो की चीज़ें थी जिसके बेसिस पे कालिया स्कीम जो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर पाई। आज आप देखोगे, शेयर क्रॉपर्स की बात करो या फिर टेनेट्स की बात करो या फिर लैंडलेस फार्मर्स की बात करो, तो ये क्या होते हैं कि ये दूसरों के खेतों में जाके काम करता है, तो इनको भी वहाँ पर फ़ायदा दिया गया था। तो इसमें क्या है कि ये जो नॉन फार्म डेटाबेस है ना, ये बड़ा हेल्प करता है। तो बोला इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये लर्निंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि एक इंक्लूसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि क्या इससे कुछ आउटकम मिला उड़ीसा को। देखो, प्राइमरी रिजल्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से एक रिसर्च की जिसमें कालिया की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी बेनिफिशियरीज के बारे में उन्होंने स्टडी किया। तो पता पड़ा कि जो क्रॉप के लिए जो लोन लिया जाता है ना, खेतों में काम करने के लिए जो लोन लिया जाता है फार्मर्स के द्वारा, बोले लोन की जो अमाउंट थी ना वो रिड्यूस मिली उन फार्मर्स के द्वारा जिनको कालिया स्कीम का फायदा मिला, जबकि नॉन बेनिफिशियरीज ऑफ द कालिया स्कीम, मतलब जिनको फायदा नहीं मिला इस कालिया स्कीम का, वो ज्यादा लोन ले रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्मूदनिंग इफेक्ट तो इनकम पे देखने को मिला है। ये चीज क्लियर हो रही है। तो क्यों ना फिर इन लर्निंग्स को हम अप्लाई करें नेशनल लेवल पे और साथ में अलग अलग स्टेट्स में भी। आज कालिया स्कीम ने एक फाउंडेशन स्टोन डाल दिया, नींव लगा दी है कि कैसे डेटाबेस का यूज़ करके और 100% आधार कार्ड डेटा यूज़ करके, मतलब या मोबाइल नंबर हो गया या फाइनेंशियल एड्रेस, मतलब जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी का पूरा ट्रिनिटी का यूज़ करने का स्कोप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्यों ना हम फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इस चीज़ का यूज़ करके, जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है उसका यूज़ करके। तो गवर्नमेंट है वो बना सकती है टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, एनहेंस कर सकती है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिससे कि सोशल वेलफेयर इंश्योर की जा सकती है। और इसी पर कालिया स्कीम जो है वो एम्फेसिस कर रही है, जोर डाल रही है। तो क्यों ना एक ओपन डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि उसमें मतलब जो नीडफुल्स हैं उनको उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सके। तो उसके लिए पहला काम तो क्या है कि डेटाबेस तैयार किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हैं जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए वो हम लर्न कर सके, जैसे कि कालिया ने किया था, कालिया स्कीम में उड़ीसा सरकार ने किया था। तो गोव टेक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इंटरऑपरेबिलिटी, मॉड्यूलर या फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस हम काम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कहीं पर डेटा एंट्री करनी हो या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा को एक साथ इकट्ठा करके फिर बाद में हमें, वही बात है यूनिफिकेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे सजेस्ट कर रही हैं। तो बोलो उसी से हम क्या काम कर पाएंगे एक साथ ला करके, और जब डेटा पूरा अवेलेबल हो तो उसकी रैपिड और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसिंग होने के बाद में फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सकता है। दूसरा फिर कि रूल ऑफ एंगेजमेंट, इसमें यह होगा ये जो डेटाबेस हमने कलेक्ट कर लिया, पहला काम खत्म हुआ, तो उसके बाद में आप दूसरे काम पे करो रूल ऑफ एंगेजमेंट कि किसको फायदा पहुंचना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि मिसयूज नहीं होना चाहिए डेटा का। क्योंकि आज राइट टू प्रिवेसी हमारे आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसिडर किया जाता है, तो वो मिसयूज से भी हमें बचाने की ज़रूरत है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं कालिया से हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है ना वो सिटीजन से जब डेटा लिया ना तो उनकी कंसेंट पहले ली है कि भाई हाँ आप राजी हो इस डेटा को शेयर करने से, तो उससे क्या होगा, वेल इन्फॉर्म्ड डेटा शेयरिंग होगी, तो उनको फिर बाद में आगे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नीड टू नो बेसिस, मतलब ज़रूरत किस चीज़ की है उसके हिसाब से काम करो, और प्रिवेसी होनी चाहिए जब भी कुछ डिज़ाइनिंग करें। तो ये एक ज़रूरी हो गया प्रिवेसी वाला मुद्दा। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि एक इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जिसमें अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी एप्लीकेशन डाल दे और वो जो पीड़ा है, समस्या है, उसका हल टाइम पे निकाला जाए। तो कालिया में एक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोविज़न किए गए थे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के, और लगभग 10 लाख से ज़्यादा ग्रीवांसेस को एड्रेस किया गया था। तो इस तरीके से क्या हो गया, देखो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और कर भी सकती है आगे और ज़्यादा अच्छे से सोशल वेलफेयर को डिलीवर करने में। तो यही चीज़ हम कहीं ना कहीं लर्न कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है फार्मर्स की इनकम को डबल करना,
डिस्ट्रेस को ख़त्म करना और ये जो एजिटेशन हो रहा है इन एजिटेशंस को अवॉइड करना, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड एक अच्छी मतलब प्लान करके जो हमने प्रीवियसली पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रिवेसी, सिक्योरिटी, एक्सेस, ये कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाए। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो भी ऑफिसर्स है ना, उनको ही आप अकाउंट दो, वो ही एक्सेस कर सके डेटा, ऐसा नहीं, क्योंकि फायरवॉल बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है डेटा की, क्योंकि डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल आज की अगर बात की जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी फार्म सेक्टर से रिलेटेड ही है। ये बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफाई द फार्म इनकम फिक्स। आर्टिकल लिखा है श्वेता सैनी और अशोक गुलाटी जी के द्वारा। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के लिए हमेशा से एक सेंट्रलिटी बना हुआ है, क्योंकि आज भी हम एग्रेरियन कंट्री ही है। ठीक है, आज हमारे कंट्री की लगभग 42% पॉपुलेशन, मतलब वर्कफोर्स का जो 42% हिस्सा है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड है। और आज भी कहीं ना कहीं गरीबी भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड ही है। तो हमें थोड़ा सा इन सारे कामों को या सारे जो टारगेट्स हैं, चाहे वो माल नरिशमेंट की बात करो, चाहे हंगर की बात करो, चाहे इकोनॉमी को ग्रो कराने की बात करो, चाहे पुअर्टी को हटाने की बात करो, कुछ भी हो, ये मल्टीपल टारगेट्स है ना, ये तभी हम अचीव कर सकते हैं जब हमारी एग्रीकल्चर थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और उसका क्या असर होगा, अल्टीमेटली कल्मिनेशन किस तौर पे देखा जाएगा, इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो क्यों ना हम हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को फाइनेंशियली एम्पावर करें। तो इसके लिए राइटर जो हैं वो बता रहे हैं कि हमें हमारी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और इसमें टू द पॉइंट बात करेंगे इस आर्टिकल में, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे इसको, 3 आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाह रहे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है इन फार्मर्स को। तो बेसिकली इन्होंने 6 स्टेट्स में स्टडी किया और पता किया कि कैसे हम हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ग्रोथ ओरिएंटेड कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाए, लिखते जाना आप, जिसमें इरिगेशन और रोड। दूसरा, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ है जैसे डेयरी, पोल्ट्री, इनको। और तीसरा सजेशन दे रहे हैं कि प्राइस इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो ये 3 चीज़ें हैं ना, ये ही मेन कोर है इस पूरे आर्टिकल का। साथ में नीति आयोग ने अपनी तरफ से अभी एक एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स लॉन्च किया, AMFFRI। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि जो एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स ये किसने रिलीज़ किया है, नीति आयोग का है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी सेक्टर, मतलब कोई भी स्टेट को रैंकिंग दी जाती है कि कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर को में क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है। पर्टिकुलरली इन 3 चीज़ों पे आप ध्यान रखना इनको। ठीक है, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको लो स्कोर मिलता है और रैंक अच्छी मिलती है, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उनको, जिन्होंने मतलब अलग अलग मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ध्यान नहीं दिया, जिन स्टेट्स ने, उनको स्कोर तो ज़्यादा मिलता है बट रैंक उनकी नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस यहाँ पर राइटर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं, जो कि आप एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो आप कि गुजरात का एग्जाम्पल लें, वहाँ पर जो वैल्यू चेन थी उसको ज़्यादा एफिशिएंटली डेवलप किया गया। कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि क्यों ना वैल्यू चेन क्रिएट की जाए, कोल्ड चेन डेवलप की जाए, जिससे कि फार्मर्स को टाइम आने पर जब वो अपने प्रोड्यूस को सेल आउट करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सिमिलरली इसमें क्या गुजरात को फ़ायदा हुआ, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, इनको फ़ायदा हुआ, बिहार को, और अलग अलग। ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा नहीं है। गुजरात के लिए कॉटन, ग्राउंडनट, लाइव स्टॉक था, मध्य प्रदेश के लिए वीट, सोयाबीन, पल्सेस था। मतलब अलग अलग रीजन की, अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी ज़रूरतें थी। उसी के हिसाब से इन्होंने पूरा एक एनालिसिस बताया है कि ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करें और उसके हिसाब से ये 3 जो मेन की सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। साथ में ये जो यहाँ पर नीति आयोग का जो इंडेक्स है AMFFRI, उस इंडेक्स के बेसिस पे बताया जा रहा है कि जिन स्टेट्स ने, जैसे कि कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि इनका जो एग्रीकल्चर का जो GDP में रेशियो है वो राइज किया है। ठीक है, एक सेकेंड,
बट वो शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिला। वजह कि बोला कि वो थोड़ा सा डिले हो गया, जो भी रिफॉर्म्स इन स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस किए उनका इफेक्ट आने में। जबकि प्रीवियसली हमने देखा गुजरात, मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है जो भी उन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म। देखो तीन चीज़ें वही हैं, और एक हो गई एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं वो तैयार हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी जो है वो एफिशिएंटली यूज हो सके। और एक चीज़ जो हम जानते हैं, अभी प्रीवियस आर्टिकल में हमने बात की कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने की बात भी यहाँ पर राइटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाएगी ना तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। आज देखो सब्सिडी दी जाती है ना, जैसे मान लो यूरिया पे सब्सिडी दी जा रही है, तो लोग जो हैं, फार्मर जो हैं, वो रेकलेसनेसली, मतलब बिना सोचे समझे यूरिया का ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़रूरत तो किसी और न्यूट्रिएंट की है और डाल देते हैं यूरिया। इसी तरीके से पावर सब्सिडी मिल रही है, सस्ते में बिजली मिल जाती है उनको, फार्मर्स को, तो फिर वो पानी का मतलब पंप इस तरीके से चलाते हैं कि एक बकेट अगर पानी की चाहिए तो वहाँ पर 15-20 बकेट तो वैसे ही फैल जाती है पानी की। तो ये चीज़ें बड़ी एफिशिएंटली काम में लेने की ज़रूरत है। सिमिलरली पानी का भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कैर्स रिसोर्सेज हैं। सॉइल जो है वो कोई लगभग 10,000 साल में जाकर के शुरू ऊपर की जो 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की सॉइल डेवलप हो पाती है। तो आप देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम उसको डिक्लाइन नहीं होने देना चाहते। अच्छा, एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए ना, उसमें एफपीओज को सेंटर में रखने की ज़रूरत है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। बाकी आप एक बार खुद से डिटेल में देखोगे आर्टिकल्स को, और डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।